नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा यूनिट 4 एमपीओबी का। ठीक है, तो ये वीडियो है हमारी यूनिट 4 एमपीओबी पार्ट 2। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। आज का हमारा पहला टॉपिक है पावर एंड कन्फ्लिक्ट। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे कंपनीज के अंदर पावर अफेक्ट करती है लोगों को या फिर पावर अफेक्ट करती है लोगों के ओपिनियंस को। एंड इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पावर एंड कन्फ्लिक्ट के अंदर, मतलब मैंने पावर अलग से समझाया हुआ और कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा अलग से मैंने 2-3 चीज़ें और लिखी हुई है। पावर एंड कन्फ्लिक्ट के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है रियलिटी दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन इग्नोर। पावर एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर नहीं कर सकती। इनफैक्ट कन्फ्लिक्ट या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो कि होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हाँ बहुत ज़्यादा होती है। वो भी एक ऐसी रियलिटी है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर नहीं कर सकती। आप लोग अगर बात करें टाटा की, अगर आप लोग बात करें रिलायंस की, जो भी इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन हैं, अडानी की हो गई या फिर कोई और भी हो गई, सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी पावर चलती रहती है। पावर के अगेंस्ट मतलब वो लोग लड़ते रहते हैं कि मेरे को पावर चाहिए, मेरे को पावर चाहिए। और पावर तो यार आप लोगों को पता ही है, पॉलिटिक्स जो रियलिटी में जो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर भी लोग पावर के लिए ही लड़ते रहते हैं। पावर और पॉलिटिक्स ये दो ऐसी टर्म्स है जिनके लिए लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ते रहते हैं। ठीक है, और बाकी हमने लिखा है यहाँ पे दे आर ओल्ड एज ह्यूमन नेचर एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये ह्यूमन नेचर की तरह ही ओल्ड है और ये रिकॉर्ड कर चुके हैं हिस्ट्री के अंदर कि हाँ भाई इन दोनों के साथ में लड़ाइयाँ होती ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन कैन नॉट विश अवे प्राइमल अर्ज टू रेजिस्ट दोज इन पावर। मतलब जो भी लोग पावर में होते हैं ना तो उन लोगों को रेजिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते भाई मेरे को पावर नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं एक बार पावर में आ जाता हूँ सो ऑब्वियसली मान लो मैं किसी कंपनी का एक सीईओ बन जाता हूँ तो मेरे को बार बार वही पावर चाहिए होगी। मैं उस पावर से नीचे नहीं आना चाहूँगा, मैं उस पावर से अपग्रेड तो चलो ठीक है अपग्रेड लोग कर लेते हैं। जैसे लोग अगर हम रियलिटी में पॉलिटिक्स की बात करें तो लोग सीएम से पीएम में जाने के लिए अपग्रेड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट वही चीज़ है ना, जहाँ पे ज़्यादा पावर होगी, जिस पर मैक्सिमम पावर होगी, मैं वहाँ तक ही अपग्रेड करूँगा और वहाँ से मैं डिग्रेड करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। या फिर अगर मान लो कुछ मेरा टेन्योर है, जैसे कि मैं अगर मैं सीईओ बना तो मैं 40 साल के लिए बन रहा हूँ या फिर मैं 20 साल के लिए बन रहा हूँ या फिर कुछ फिक्स टाइम पीरियड जैसे कि 5 से 10 साल के लिए अगर मैं सीईओ बन रहा हूँ किसी कंपनी का, सो मेरे को रहेगा कि यार मैं 5 से 10 साल के बाद दोबारा से चूज़ किया जाऊँ। तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि जब तक भी हमारे पास पावर होगी तब तक के लिए मतलब मैं ये सोचूंगा कि मेरे को पावर आगे भी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे को पावर चाहिए होगी। ये होता है हमारा पावर। एंड इसी के अलावा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पावर स्ट्रगल्स इन फैमिली बिजनेस। मतलब फैमिली बिजनेसेस अगर आप लोगों ने देखे जैसे कि रिलायंस फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा पावर स्ट्रगल्स होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने अपने दोनों बेटों के बीच में मुकेश अंबानी और उनके भाई के बीच में दोनों के बीच में बांट दिया था। फिर मुकेश अंबानी ने भी अपने बिजनेस को अभी अपने बेटों के बीच में, 2 बेटे हैं उनके और एक बेटी है, उनके बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये पावर की रिगार्डिंग ना, आप चलो उन्होंने तो लड़ाई नहीं करने दी अपने बच्चों को, बट हाँ रियलिटी में ऐसा होता है। कुछ फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जैसे यूएसए के अंदर बहुत फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, बट इतने बड़े लेवल पर रिलायंस जैसे बड़े लेवल पर आप लोगों को कम दिखेंगे। बड़े बड़े लेवल पर जो भी होते हैं उनके अंदर पावर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट ऑफ पावर स्ट्रगल ऑन स्टेक होल्डर्स, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके ऊपर भी पावर का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जो अच्छे बड़े लेवल पे होते हैं वो अलग ही पावर को एंजॉय करते हैं, जो नीचे लेवल पे होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम भी बड़े लेवल पे जा पाएँ, टॉप मैनेजमेंट में जा पाएँ या फिर कोई लोअर लेवल से मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक जा पाए जहाँ पे मैनेजर्स वगैरह होते हैं। लोग ट्राई करते हैं अपने आप को अपग्रेड करने का। इसी के अलावा बोथ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन नेचर। यहाँ पे एक पॉइंट और भी अच्छा है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगे एग्जाम। अगर आप इनको लिख के आओगे तो आप लोगों के बहुत काम में आने वाले हैं। इसी के अलावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फ्लिक्ट सबसे ऊपर, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट मैंने हेडिंग दे रखी है और उसके अंदर ना मैंने कुछ 5 पॉइंट्स आप लोगों के दे रखे हैं, अकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग और कंपीटिंग। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ना हम लोग कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के मतलब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि कैसे हम लोग कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। पहले उसको अकोमोडेट करो, फिर उसको हम लोग स्टेप 2 करते हैं कि हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। भाई ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना आखिरी में, नहीं तो भाई फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो कॉम्पीट ही करो, आखिरी में जाके कम्पीट ही करना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के जो कि आप बहुत ध्यान में रख सकते हैं, इनको लिख सकते हो, अच्छे से लिख भी लो मैं तो कहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर टैक्टिक्स। अब पावर टैक्टिक्स मतलब आप समझ सकते हो ना कि भाई पावर लेने के लिए लोग टैक्टिक्स आजमाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ 9 पॉइंट्स आप लोगों को दिखाए हैं। इन 9 पॉइंट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखने के आप लोग मतलब सिर्फ पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, बाकी अंदर का आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का ये मतलब होता है कि मैंने ना किसी को थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन में लेजिटिमेसी की थ्रू मतलब मैंने उनको फंसा लिया। ठीक है, मेरे को पावर चाहिए और मैंने बोला यार ये तो रूल है, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ ना कुछ घुमा फिरा के उनको समझाया जिससे मुझे वो पावर मिल गई। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं एक कंपनी का सीईओ कैसे बनते हैं, मतलब उसके अंदर आप लोग ये सारे टैक्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी मान लो आप लोग लोअर मैनेजमेंट में हो और आप लोगों को अपग्रेड करवाना है, मैनेजर बनना है, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेके चल सकते हो और इन टैक्टिक्स को आप उसके अंदर आजमा सकते हो। सेकेंड है रेशनल परसुएजन।
इसके अंदर ना हम लोग रैशनल रहने वाले हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप फेक कुछ नहीं करोगे, रैशनल रह के आप लोग ट्राई करोगे कि हाँ आपको मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे या फिर जेन्युइन मतलब अपने मैंने काम किया, मैंने बोला सर प्लीज़ मेरे को आप अपग्रेड कर दीजिए, प्लीज़ मेरे को आप नेक्स्ट पोजीशन दे दीजिए, मतलब मेरे को अच्छी पोजीशन दे दीजिए, प्लीज़ मेरे को आप मैनेजर बना दीजिए। तो वो बात होती है कि यार मैंने काम किया फैक्ट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन। अब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करूँगा मेरा जो भी हायर मैनेजर होगा या फिर CEO कंपनी का ऑलरेडी होगा, मैं या फिर CEO या के अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर मेरे को CEO बनना है तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वहाँ पे अपील करूँगा कि यार मैं मतलब उनको ना मैं बहुत ज़्यादा अपील कैसे करूँगा, इंस्पायरिंग वे में कि यार देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करूँगा कंपनी के लिए, ठीक है, मैं उनको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे करके। तो इंस्पायर अगर मैं करूँगा उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशनल अपील। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंसल्टेशन। तो या फिर इंस्पिरेशन से भी बात नहीं बनेगी तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी को कि यार देखो अगर ऐसे ऐसे है तो वैसे वैसे, जैसे मैं भी कंसल्टेशन देता ही हूँ, ठीक है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, मैं एजुकेशन के रिगार्डिंग देता हूँ। सो वो बात अलग है और वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि यार मैं ऐसे ऐसे करके कंसल्ट करेंगे अगर आप, और सामने वाला बंदा अगर आप लोगों की बातों में फंस जाता है तो तभी इसको हम लोग बोलते हैं टैक्टिक, और ये पावर को लेने के लिए होती है, इस वजह से इसका नाम है पावर टैक्टिक। नेक्स्ट आप लोग का एक्सचेंज। अगर आप लोग कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लो मैंने ना किसी भी कुछ फेवर किया तो मैं एक्सचेंज में उससे बोलूँ भाई मेरे को यहाँ की पावर दे दे। या फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक नेता ने दूसरे नेता के ऊपर कोई ना कोई फेवर किया होता है तो वो अगेंस्ट में उसके एक्सचेंज में कुछ ना कोई बड़ी चीज़ ले लेता है। सो ये सब चीज़ें भी होती है। नेक्स्ट आप लोगों का पर्सनल अपील। 6 पॉइंट आप लिख सकते हो चाहे तो। पर्सनल अपील, पर्सनल अपील के अंदर क्या होता है, मैंने किसी को ना एज अ फ्रेंड अपील कर दी या फिर एज अ फैमिली मेंबर अपील कर दी, तब बात अलग हो जाती है। वो हम लोग बोलते हैं उस टैक्टिक को पर्सनल अपील की। अगर मैं उसके सीधा दिल पे वार करूँ यार तू तो यार भाई नहीं है यार, दोस्त नहीं है यार मेरा, ऐसे करके अगर मैं उससे पावर लूँगा तो हम बोलते हैं उसको पर्सनल अपील। नेक्स्ट है आप लोगों का इनग्रेटिएशन, प्रेशर और कोलिजन। इनग्रेटिएशन के अंदर आप लोग ना मतलब किसी को भी इनग्रेटिएशन के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ना आप लोग किसी को भी ग्रेटिफाई नहीं करते, कुछ भी मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं देते, इस वजह से इसका नाम इनग्रेटिएशन भी पड़ा हुआ है। और प्रेशर आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर के अंदर तो साफ नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप लोग प्रेशर बनाते हैं किसी के ऊपर, भाई मेरे को पावर दे दे, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं तो मैं वैसा कर दूंगा। तो जब भी प्रेशर बनता है, जो कि आजकल वेब सीरीज़ के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि पावर के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाते हैं, अगर उनके पास खुद से अलग से थोड़ी बहुत पावर होती है तो बना सकते हो प्रेशर। लास्ट है कोलिजन्स। इसके अंदर जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक बढ़िया एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है तो उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट है, मतलब काफ़ी सारी जो अगेंस्ट में पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़ है, उन सब ने एक कोलिजन बनाया था, ठीक है, उसको उन्होंने इंडिया करके नाम दिया और वो उसको आगे बढ़ा रहे। तो वो कोलिजन है कि हमको पावर चाहिए तो इस वजह से हम सब साथ में आ गए। सो अगर लोग साथ में आके ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो कोलिजन कहलाया जाता है। ये आपके पावर टैक्टिक्स है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ लिखी हुई चीज़ें ग्रुप के लिए, वैल्यूज़ हो सकती हैं, बिलीव्स हो सकती है, अजम्पशंस हो सकती है, प्रैक्टिस करी जा रही है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रैक्टिस करे जा रहे हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह सकते हैं। कुछ 2 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। विजिबल, जैसे कि ड्रेस कोड हो गया, ठीक है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग सिर्फ ब्लू कलर की शर्ट पहन के आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं विजिबल एलिमेंट, कि आप लोग को दिख रहा है ये चीज़, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और आप लोग को दिख भी रहा है। नेक्स्ट होता है एक इनविजिबल एलिमेंट, कि कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना कुछ मतलब लिखा नहीं होगा लेकिन फिर भी ना लोग एक जगह पर जाके स्मोक नहीं करेंगे। जैसे अपने कैबिन में बैठ के ही लोग स्मोक नहीं करेंगे, कैबिन हो गया, या फिर वो जो क्यूबिकल्स होते हैं उनके अंदर लोग बैठ के ना स्मोकिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं या फिर ऐसे रूल्स हैं जो कि उनको पता है कि यार यहाँ पे बैठ के नहीं करना है, स्मोकिंग के लिए अलग से एरिया बना रखा, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। सो वो सब चीज़ हो जाती है आप लोग के इनविजिबल एलिमेंट। सो ये था आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है? ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं ना, वो वाले कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये थोड़ा सा इंटेंजिबल होता है क्योंकि ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आप फिर भी देख सकते हो बट ये विजिबल नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है, मतलब इनविजिबल आप कह सकते हो। सेकंड चीज़ है जनरल परसेप्शन। ये एक जनरल परसेप्शन है कि हाँ जनरली हर जगह पे अप्लाई हो सकता है, वैसी चीज़ है। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिक आइडेंटिटी। सो यूनिक आइडेंटिटी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बना हुआ है, सो मतलब क्लाइमेट का क्या मतलब है यार, वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग कैसे दिख रहे हैं और वहाँ पे लोग रूल्स को कैसे फॉलो किया जा रहा है। ये तो ऊपर वाला तो हो गया पूरा रूल्स ही रूल्स, ये हो गया रूल्स को कैसे फॉलो किया जा रहा है। सो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो और वहाँ पे रूल्स को कैसे फॉलो किया जा रहा है आप लोग वहाँ जाके फील ही कर सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ें आप लोग फील कर सकते हो। इस वजह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेंट्स। इसी के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के डिटर्मिनेंट्स मतलब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये कुछ 6 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनाया होगा, डिजाइन होगा और टॉप मैनेजमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो उस वजह से हाँ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो भाई ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा क्लाइमेट बना के रखा है बट मैं ही चल रहा हूँ हवाबाजी में, उन्होंने मेरे को ड्रेस कोड दिया, मैंने नहीं पहना, उन्होंने बोला यहाँ पे स्मोकिंग करनी, मैंने
वहाँ पे कर ली। सो वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी हमारी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से भी जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क या फिर रिस्क टेकिंग। मान लो भाई 10 एम्प्लॉयज़ तो रिस्क ले रहे हैं लेकिन एक एम्प्लॉय रिस्क नहीं ले रहा, तो उस वजह से जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा खराब होगा, एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा खराब होगा। नेक्स्ट है टॉलरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। अगर टॉलरेंस, भाई देखो एम्प्लॉयज़ के बीच में टॉलरेंस है, एम्प्लॉयज़ टॉलरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कॉपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट आप लोग का रिवॉर्ड्स के लिए भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। और रिवॉर्ड्स की रिगार्डिंग भी, मतलब अगर रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो लोग अच्छे से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है वो अच्छा बना रहता है, एनवायरमेंट जो है बहुत अच्छा बना रहता है। बट अगर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोटिवेशन उनको नहीं मिलती है। और लास्ट आप लोगों का वार्मथ एंड सपोर्ट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी सी वार्मथ मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है लोगों को, सो वहाँ पे लोग काम करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। इनफैक्ट अगर उनको कहीं पे थोड़े ज़्यादा पैसे भी मिल रहे होंगे तब भी वहाँ पे ना वो एक अच्छा क्लाइमेट, अच्छा एनवायरमेंट देखेंगे ना तो वो वहीं पे काम करने की सोचते हैं। बाकी एक बार ज़रा आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमारी MPOB की पूरी सीरीज़ खत्म होती है, अब आगे कोई इसकी और वीडियो नहीं आएगी। मैंने यूनिट 1 2 3 पहले डाल दी थी और यूनिट 4 मैंने अभी कंप्लीट कर दी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।